चलिए ध्यान दिया जाए। आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट एक फेमस टॉपिक इंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें स्टूडेंट कि पिछले लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था कि ऊष्मा का इस दो रूप होता है, एक नियत आयतन पर और एक नियत दाब पर। अगर हम नियत आयतन पर ऊष्मा का अध्ययन करते हैं तो उसको आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, और नियत दाब पर बात करते हैं तो वो इंथैल्पी होता है। तो आज के क्लास में आप इंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं, तो यहीं पर आपको बता दें कि ऊष्मा को क्यू से सूचित करते हैं, नियत दाब की ऊष्मा होती है तो क्यूपी, और नियत आयतन पर ऊष्मा का अध्ययन होता है तो क्यूबी। ये आपका आंतरिक ऊर्जा और ये जो है इंथैल्पी का रूप है जो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इंथैल्पी क्या है? किसी भी निकाय में नियत दाब पर कुल संचित ऊर्जा या ऊष्मा को कहते हैं क्या? इंथैल्पी। नियत दाब पर किसी निकाय में संचित ऊष्मा को इंथैल्पी कहते हैं, यानी नियत दाब पर किसी निकाय या तंत्र में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? इंथैल्पी। और इंथैल्पी को H द्वारा सूचित करते हैं। जहां तक इंथैल्पी के मान का बात है, पिछले लेक्चर में QP बराबर आया था, QP बराबर आया था डेल्टा H प्लस P डेल्टा V, सॉरी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यहां पर डेल्टा को हम हटा रहे हैं और ध्यान दिया जाए डेल्टा भी, यहां पर हम डेल्टा को हटा रहे हैं। और आपको बता दें कि QP ही यहां इंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम H बराबर इसको लिखे, डेल्टा H बराबर लिखे, तो ये डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाता है। अब हम यहां डेल्टा को हटा रहे हैं, तो डेल्टा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा H बराबर E प्लस PV। तो यहां ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो इंथैल्पी का मान निकल कर आ रहा है वो H बराबर E प्लस PV, यानी E प्लस PV आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन से संबंधित जो कार्य होता है उसके योग के बराबर होता है इंथैल्पी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय की इंथैल्पी का मान मतलब H, आंतरिक ऊर्जा मतलब E एवं दाब आयतन से संबंधित कार्य के योग के बराबर होता है, यानी H बराबर E प्लस PV कहां से आया ये हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि आप पढ़े थे केवल ये, और यहां से समझे आप कि QP डेल्टा H के बराबर है और डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ डेल्टा को हमने हटाया, मतलब केवल H का मान के बारे में पता लगाया। यह एक विस्तीर्ण गुण है, मतलब आप लोग जानते हैं दो तरह का गुण होता है, गहन गुण, एक विस्तीर्ण गुण। पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अंदर निहित ऊष्मा की मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक विस्तीर्ण गुण है। और आंतरिक ऊर्जा की तरह इसका भी मान प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, मतलब यह एक अवस्था फलन है, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये एक अवस्था फलन है। अब बात करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अगर बात चले तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इंथैल्पी का मान कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा रिएक्शन लिख दे रहे हैं, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3। तो आप सभी स्टूडेंट को इतना तो जरूर पता है कि ये प्रतिफल है, ये अभिकारक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इंथैल्पी में परिवर्तन मतलब डेल्टा H का मान आपको निकालने का मन है, तो यहां पर प्रोडक्ट की यानी प्रतिफल की कुल इंथैल्पी में से अभिकारक की कुल इंथैल्पी घटा देंगे। तो कौन है प्रोडक्ट? NH3। तो NH3 के अंदर कुल संचित ऊष्मा यानी इंथैल्पी का मान आगे लिखेंगे और पूरे प्रतिफल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इंथैल्पी के मान को घटा देंगे। तो यहाँ इस अभिक्रिया की इंथैल्पी निकल जाएगी। अब इसी को ध्यान से देखा जाए, यहाँ बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इंथैल्पी के मान का गणना निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। डेल्टा H बराबर सिग्मा HP माइनस सिग्मा HR। सिग्मा HP क्या है? उत्पाद की कुल इंथैल्पी, और ये प्रतिफल की कुल इंथैल्पी है, और ये डेल्टा H तो आप समझ ही रहे अभिकारक की कुल अभिक्रिया की कुल इंथैल्पी। तो अभिक्रिया की कुल इंथैल्पी के लिए हमेशा प्रतिफल के इंथैल्पी में से अभिकारक की इंथैल्पी को घटाया जाता है। और अभिकारक कौन बनकर आया है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ध्यान दिया जाए बट पर। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, और अभी हम इंथैल्पी और इंथैल्पी में परिवर्तन का अध्ययन कर लिए। अब आज डेल्टा H और डेल्टा E में संबंध पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट मीन्स डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले इंथैल्पी के ऊष्मागतिकी वाले परिभाषा का हेल्प ले रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एंथैल्पी को बताया है H बराबर E प्लस PV।
तो 2 बार हम अध्ययन करेंगे प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में H1 बराबर हो गया E1 प्लस PV1 और H2 बराबर हो गया अंतिम अवस्था में E2 प्लस PV2। तो माना कि किसी निकाय की प्रारंभिक इंथैल्पी का मान H1 है और अंतिम इंथैल्पी का मान क्या है H2। तो 2 बार ये लिखा गया। आपको पता होना चाहिए कि P के साथ 1 क्यों नहीं है, क्योंकि नियत दाब पर इंथैल्पी का अध्ययन होता है, दाब बदलता नहीं है, इसलिए इसके साथ आप 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी है। और यहां पर क्या हो जाएगा V2, क्योंकि हम अंतिम इंथैल्पी का बात कर रहे हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घट गया, तो ये हो गया डेल्टा H। ये हो गया, देखिए बायां पक्ष में से बायां पक्ष और दायां पक्ष में से, तो इसमें से H2 माइनस H1, E2 माइनस E1 और ये घटेगा PV2 माइनस PV1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P कॉमन V2 माइनस V1। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा V। तो यहां पर अभी इंथैल्पी प्रारंभिक अवस्था की इंथैल्पी H1 था और अंतिम में H2 था, उसके आधार पर ये इक्वेशन आया डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब जरा सा हम लोग मोल के हिसाब से अध्ययन करने जा रहे हैं इसी समीकरण का, तो बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। क्या आप सभी स्टूडेंट इतना जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर क्या होता है, NRT। तो यहाँ पर PV1, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, PV1 बराबर N1RT और PV2 बराबर N2RT। एक बार फिर से, क्यों नहीं P के साथ 1 1 है, क्योंकि पूरे प्रक्रम के दौरान दाब नियत है। तो यहाँ पर हम इंथैल्पी का अध्ययन कर रहे हैं। अब समीकरण 5 में से 6 घटाने पर, 5 में से 4 घटाने पर, तो PV2 माइनस PV1 और इसमें से बायां पक्ष घटाएंगे दायां पक्ष को दायां पक्ष से, तो यहाँ घटाएंगे PV2 माइनस PV1, यहाँ घटाएंगे N2RT माइनस N1RT। कॉमन हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कॉमन होने लायक है, P, तो V2 माइनस V1 और इसमें कॉमन करने लायक कौन है, RT। तो ये N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, तो ये हो जाएगा डेल्टा N और ये हो जाएगा डेल्टा V। तो P डेल्टा V बराबर, ध्यान दीजिए, P डेल्टा V बराबर आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NRT। तो अब हम समीकरण 6 का मान, P डेल्टा V का मान समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं यहां पर। तो यहां रखेंगे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT हो जाएगा। कहां पर रख दिए उठाकर, समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसके जगह पर, P डेल्टा V। और देखते देखते ये समीकरण आ गया। अब एक बार शुरू से अंत तक फिर से 2 मिनट में, माना कि किसी निकाय की प्रारंभिक इंथैल्पी का मान H1 है और अंतिम इंथैल्पी का मान H2 है। तो प्रारंभिक इंथैल्पी H1 के लिए E1 प्लस PV1, अंतिम इंथैल्पी H2 के लिए E2 प्लस PV2। यहां पर बायां पक्ष को बायां पक्ष से घटाएंगे और दायां पक्ष को दायां पक्ष से। इस तरह H2 माइनस H1 बराबर E2 माइनस E1 प्लस PV1, PV2 माइनस PV1 हो गया और ये डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो गया। अब यहां पर हम आदर्श गैस समीकरण का सहारा ले रहे हैं। PV1 बराबर N1RT, PV2 बराबर N2RT और अब PV2 माइनस PV1 और यहां पर हो गया N2RT माइनस N1RT, RT कॉमन किया हमने, N2 माइनस N1, ये आगे चल के डेल्टा N हो गया और यहाँ P डेल्टा V बराबर डेल्टा NRT हो गया। समीकरण 100 का मान समीकरण 3 में रखे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V आया था, P डेल्टा V को हटा दिया और क्या रख दिए, डेल्टा NRT यहाँ रख दिए। तो डेल्टा H का आज के बाद हमारे पास एक नहीं 2 सूत्र हो गया। पहला ये और दूसरा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो इस तरह से इंथैल्पी के मान को, यहां पर इंथैल्पी के मान को आप निकाल पाएंगे 2 तरह से। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग 3 तरह के रिएक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं डेल्टा H और डेल्टा E में संबंध, रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ डेल्टा H और डेल्टा E का संबंध हम लोग 3 रिएक्शन पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला अध्ययन शुरू हो रहा है उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिसमें अभिकारक का मोल प्रतिफल के मोल के बराबर होता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते होंगे कि प्रतिफल अभिकारक का मोल कैसे निकलता है। जाइए प्रतिफल के पास, उसके आगे चेक कीजिए कितना है, 2, तो 2 मोल प्रतिफल का है। जाइए अभिकारक के आगे चेक कीजिए, कुछ नहीं का मतलब 1 और कुछ नहीं का मतलब 1। तो अभिकारक का मोल कितना, 2, 1 प्लस 1, प्रतिफल का मोल कितना। तो ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल का मोल और अभिकारक के मोल बराबर है।
दोनों और मोल की संख्या कितनी है? 2 तो जब जब डेल्टा एन मतलब मोल की संख्या का अंतर होता है, और मोल की संख्या का अंतर कैसे निकाला जाता है सीखिए। मोल की संख्या का अंतर बराबर होता है प्रतिफल का मोल माइनस अभिकारक का मोल। तो लाइए प्रतिफल का मोल 2, लाइए अभिकारक का मोल कितना आया? तो जब जब डेल्टा एन का मान 0 होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन का मान 0 होगा, अर्थात प्रतिफल का मोल अभिकारक के मोल के बराबर होगा, तो डेल्टा एच हमेशा डेल्टा ई के बराबर होगा। कैसे सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं, देखिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, पी डेल्टा भी, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन का मान कितना गया? तो ये पूरा तो सिद्ध हो गया आज के क्लास में कि जिस अभिक्रिया के लिए प्रतिफल का मोल अभिकारक के मोल के बराबर होता है, तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई के क्या होता है? लेकिन जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन का मान धनात्मक होता है, यानी प्रतिफल के मोल की संख्या अभिकारक के मोल की संख्या से अधिक होती है, जल्दी से बताइए प्रतिफल का मोल कितना? 2, 1 + 1, अभिकारक का मोल कितना? तो प्रतिफल का मोल जब अधिक होगा अभिकारक के मोल से, तो हमेशा डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से अधिक होगा। कैसे सिद्ध करके दिखा रहे हैं? सबसे पहले डेल्टा एन निकलवाइए, 1 + 1 कितना आ गया? तो 1 आया। अब 1 उठाकर यहां रख दिए डेल्टा एन का मान। अब आप ही बताइए, डेल्टा एन का मान जब 1 रख दिए तो डेल्टा एच बराबर क्या गया? डेल्टा ई प्लस आर टी। अब जरा सोचिए कि डेल्टा एच डेल्टा ई के तब बराबर है जब उसमें आर टी जोड़ा जा रहा है। अगर इसका तुलना इससे कर दे, अकेले तुलना कर दे, तो उस समय इस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तब इसके बराबर हो रहा है जब डेल्टा ई में आर टी जुट रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो जब जब डेल्टा एन का मान 0 से अधिक होगा, तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से लास्ट केस। जब डेल्टा एन का मान 0 से कम होगा, मतलब प्रतिफल का मोल कम और अभिकारक का मोल ज्यादा। जल्दी से बताइए प्रतिफल का मोल, अभिकारक का मोल 1 + 3 कितना है? डेल्टा एन का मान -2 यहां रख दिए। अब जरा सोचिए कि जब माइनस रख दिए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -2 आर टी है। जरा सोच के देखिए कि डेल्टा एच के बराबर में डेल्टा ई, तो डेल्टा ई तब डेल्टा एच के बराबर हो रहा है जब इसमें 2 आर टी घट रहा है। अगर ही नहीं घटेगा तो उस केस में डेल्टा एच छोटा हो जाएगा किससे? लेकिन तब संभव है जब प्रतिफल का मोल कम और अभिकारक का मोल ज्यादा रहे। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हमने डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच संबंध बताया और इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।